हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा दिवाली स्पेशल कार्यक्रम और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं मिस्टर शंकर शर्मा। ही इज फाउंडर जी क्वांट इन्वेस्टेक। वेरी गुड आफ्टरनून शंकर सर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Sure. Thank you very much for having me. ऑलवेज अ प्लेजर सर। शंकर सर, अगर हम मार्केट्स की बात करें, दिवाली का मौका है, फेस्टिविटीज ऑल अराउंड, बट द मार्केट्स आर लिटिल ऑन द लोअर साइड। करेक्शन ऑफ नियरली 8% हम पहले ही देख चुके हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा ही करेक्शन आई थी। क्या लगता है आपको, बिकॉज एक महीने में सब कुछ बदल गया। एफआईआईज ने का एक्सोडस हमें पता है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। मिडिल ईस्ट का टेंशन जहां पे अब थमता हुआ दिख रहा है, फिर भी अनसर्टेनिटी वहां बनी हुई है। यूएस के इलेक्शंस, ट्रंप की विजय थोड़ी बहुत अभी लग रहा है कि जीतने वाले हैं। तो ऐसे में बाजार की दिशा आपको किस ओर लगती है? जो करेक्शन थी उतना ही हम देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि वी आर सेट इन फॉर अ डीप करेक्शन दिस टाइम? तो पहली बात यह है कि जहां तक रही बात ग्लोबल इवेंट्स की, यूएस इलेक्शंस या मिडिल ईस्ट टेंशंस, उनसे इस मार्केट के इस पर्टिकुलर फॉल से, गिरावट से कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्कुल ही कोई लेना नहीं, बिकॉज फ्रैंकली कोई और मार्केट उन फैक्टर से प्रभावित होके नहीं नहीं घटे। हम ही सिर्फ घटे हैं, खासा ही ज्यादा घटे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो हमें एनालाइज कर रहे हैं कि इंडिया रिलेटिवली इतना पुअर क्यों किया इस पर्टिकुलर महीना या 2 महीने की अगर हम बात करें, तो रियल सवाल वो है जी हमारे सामने। और इस जी। सवाल का जवाब मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर है कि हम्म। अभी तक हम एज अ मार्केट ग्लोबली सारे मार्केट से बेटर चल रहे थे। करीब करीब आप समझ लीजिए टॉप 1 और 2 परफॉर्मिंग मार्केट्स थे। और मार्केट्स की एक ही रूल है कि जो चीजों ने आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, प्रसन्नता दिया है, वही जाके आपको एक ना एक दिन बहुत तकलीफ देगा। तो एज आई हैव यस। ऑलवेज सेड, व्हाट गिव्स यू मैक्सिमम प्लेजर शैल गिव यू मैक्सिमम पेन। तो ट्रू। मार्केट ने बहुत प्लेजर दिया है हमें। हमें मालूम है पिछले 3-4 सालों से काफी लगातार निरंतर मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स हैव डन वेल। छोटे निवेशकों ने बहुत पैसा बनाया है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने बहुत पैसा बनाया है। लेकिन इस पीरियड को अगर हम देखें तो इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते कि ये अगले 4 साल भी ऐसा ही चलेगा। ये हम एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ के जो पीरियड्स होते हैं, रिटर्न्स के पीरियड होते हैं, उनकी 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 अवधि एक सीमित है। वो कोई अनलिमिटेड नहीं होता कि हर साल आप 30% कंपाउंडिंग पे चलते रहोगे। वो पॉसिबल ही नहीं। आज तक किसी मार्केट में, बाजार में, वर्ल्ड में 150 साल, 125 साल के इतिहास में नहीं हुआ है। और हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ खास ऐसी बात है कि हमारे लिए दुनिया के मापदंड, मार्केट के मापदंड नहीं लागू होते हैं। हम भी उन्हीं मापदंड पे चलेंगे। 4 साल की निरंतर रैली के बाद मार्केट्स को एक पॉज, एक ब्रीदर, एक करेक्शन बिल्कुल आवश्यक था। और वही हम आज की डेट में देख रहे हैं। हमें वो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हम अनयूज टू हैं। छोटे निवेशक है, वो अनयूज टू हैं। लेकिन वी हैव टू गेट यूज टू इट। दैट इज द वे मार्केट्स वर्क। 4 years of extraordinary returns will result in a few months, if not a year, of subnormal returns. तो ये अगर ब्रॉडली अगर आप देखें, तो मैं उसको, इस चीज को कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं मानता हूं। मैंने कई बार इस पिक्चर को देखा है। इसकी शुरुआत को देखा है, इंटरवल को देखा है और एंड को भी देखा है। तो ये मेरे लिए कोई ये बहुत सरप्राइजिंग चीज नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर 25 वर्ष के आप युवा हो तो आपके लिए बहुत ही अनयूजुअल चीज है। लेकिन आप भी ग्रो अप करेंगे, आप भी ऐसे मार्केट्स को देखेंगे, 20 साल के बाद आप भी ऐसी ही बातें करेंगे। जी। सर, अर्निंग्स को लेके आपका क्या रुझान है? इस समय अभी तक मेजर अर्निंग्स आ चुकी है जहां थोड़ा बहुत मॉडरेशन देखने को मिल रहा है, और जो कमेंट्री मिली है खासतौर पे एफएमसीजी सेक्टर से, वो ये है कि अर्बन कंजम्पशन इज कूलिंग ऑफ, बट रूरल कंजम्पशन इज डूइंग गुड। पर अर्बन कंजम्पशन को लेके जो चिंताएं जताई जा रही है, वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है आने वाली अर्निंग्स को, और आपको लगता है ये थोड़ा बहुत चिंता का विषय हो सकता है? जी बिल्कुल चिंता का विषय है, होना भी चाहिए। क्योंकि मार्केट्स के लिए फ्यूल जो है वो है अर्निंग्स, पैसा नहीं है। लोग कहते हैं ना फ्लोस के चलते मार्केट चलता है। मैं कहता हूं बिल्कुल वाहियात लॉजिक है। कोई लॉजिक में कोई कोई ठोसता नहीं है। रियल फ्यूल है मार्केट के लिए ग्रोथ एंड अर्निंग्स, ग्रोथ इन पर्टिकुलर। और अगर वहां पर मॉडरेशन है तो हमें डेफिनेटली उस चीज को
थोड़े एक मतलब चिंता से या कम से कम कंसर्न से देखना चाहिए, इफ नॉट वरी। एंड अभी जीडीपी के नंबर्स भी जो आने वाले हैं उसमें कई लोगों का ये मानना है कि मॉडरेशन होगा जीडीपी ग्रोथ में। पिछले 3-4 सालों से हमने देखा है कि कम से कम जो हमारी हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स थी रियल जीडीपी की, वो बहुत अट्रैक्टिव थी। लेकिन अब शायद वो भी अब 6% के रेंज में आ जाएगी बनिस्पत की 7.5%, 8%, जहां हम घूम रहे थे पिछले 3-4 सालों से। तो अब मार्केट को एक न्यू रियलिटी से जूझना है कि अर्निंग ग्रोथ शायद उतनी स्ट्रांग ना हो, जीडीपी ग्रोथ शायद उतनी स्ट्रांग ना हो। और इस सब चीजों को देख के मार्केट शायद, बिकॉज मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, एक फोरकास्टिंग मैकेनिज्म है, शायद मार्केट उस चीज की रिएक्शन आज हमें दे रहा है कि आगे के जो कुछ डेटा प्रिंट्स है, डेटा पॉइंट्स हैं, वो उतने अट्रैक्टिव ना हो जितना कि हम यूज टू हो गए हो। सर, जब मार्केट गिरता है या बढ़ता भी है, जब बढ़ता है तो हम ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं, और जब गिर रहा है तो अब हम 21-22,000 की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उतने शार्प कट्स आ सकते हैं? क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी, डीआईआईज अभी भी कैश पे है। हालांकि एफआईआईज निकल रहे हैं एंड दे विल टेक टाइम टू कम बैक, आई एम श्योर। बट क्या ये एक चिंता का विषय बन सकता है? बिकॉज हम अभी तक ये कह रहे थे कि हम ऊपर ऊपर जाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी इज क्वाइट स्ट्रांग एंड दे विल कीप द मार्केट्स ऑन होल्ड, बट अब ये नहीं लग रहा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं मार्केट्स में कोई भी प्रेडिक्शन बियॉन्ड 1 ईयर इम्पॉसिबल है। उसके आगे ना ही करे तो बेहतर है। और दूसरी बात, इवन समटाइम्स 1 वीक प्रेडिक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट। और मार्केट में एक चीज होती है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट जो ऐसी चीज है, बहुत फिकल फिकल चीज है कि कई बार हमें किसी व्यक्ति से प्रेम होता है and कुछ बात से दोस्तियां टूट जाती हैं, एक बात पे बरसों की दोस्तियां टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। शायद आपको भी इस चीज का कुछ अनुमान होगा। हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रिश्ते थे जो कि बहुत ठोस लगते थे, और शायद किसी दोस्त ने एक बात कह दी या किसी और ने, रिलेटिव ने एक बात कह दी, और सडनली वो सारा कुछ टूट गया। तो मार्केट में भी सेंटिमेंट राइट। बहुत फ्रेजाइल चीज है। और सडनली क्या होता है, फ्राइडे से मंडे के बीच में सेंटिमेंट बदल सकता है। तो आप जो कह रहे हैं कि सडनली सब कुछ चेंज हो गया कि जी डोमेस्टिक लिक्विडिटी की बात होती है, आप लगता है कि पता नहीं शायद ये भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और अगर नहीं रहे और मार्केट की एफआई कितनी सेलिंग हुई, तब ये मार्केट निफ्टी सेंसेक्स यहां से 10%, 15% नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। रियल क्वेश्चन इज, बिल्कुल जा सकता है, ये मार्केट है, हमें प्रिपेयर्ड होके चलना चाहिए कि मार्केट में अगर समझ लीजिए, अगर आप कोविड के टाइम से देखें, अगर कोविड का लो भी ना माने, आप 30,000 सेंसेस की बात करें, तो तब से अब 80,000 हो गया है। मोर देन, लाइक आई वुड थिंक 110-120% राइज, विच इज अबाउट राइट। 30% कंपाउंडेड फॉर 4 years। तो वहां से 10, 15, 20% घटना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, देखा गया है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। तो इसमें अब आप चिंता की के नजर से देखें या इसको एक अनुभव की नजर से देखें, ये आपके ऊपर है। तो मैं चिंता कम, अनुभव से ज्यादा देखता हूं। ये मार्केट है, मार्केट में पैसे बनते भी हैं अब, लेकिन जाते भी हैं। अभी जाने का फेज है, हो सकता है कुछ महीने चले भी। तो इसमें आप कोई ये नहीं बोल सकते कि भगवान ना करे ऐसा हो जाए। यहां भगवान का कोई रोल नहीं है। यहां आपकी एनालिसिस, आपके आपका आप आपका आप मार्केट में जीतने का आई कैन टेल यू, देखिए किताबों में नहीं आपको बताया जाएगा, ये एक मेंटल गेम है। यहां आपकी राइट। जीत या हार आपके मानसिकता से, आपके कितना आपका माइंड कितना स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पे है, वहां पर अब ये जीत हार का गेम होता है। किताबों में कुछ नहीं लिखता है, एमबीए कर लो, सीएफए कर लो, सीए कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटली इफ यू आर वेरी बैलेंस्ड, यू विल बी एबल टू नेविगेट दिस मार्केट। आज के मार्केट में आपको वो मेंटल बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेकन सर। पीएसयूज की बात करते हैं। पिछले 2 सालों में पीएसयूज का जबरदस्त प्रदर्शन रहा, लेकिन अब मुनाफा वसूली भी उतनी तेज देखने को मिल रही है। क्या अब इनका टाइम खत्म हो चुका है, या आपको लगता है कि ये करेक्शन के साथ दे हैव करेक्टेड एंड टाइम विल कम एंड दे विल बाउंस बैक? नहीं, मार्केट है, एक फेज आता है, बहुत लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस का एक ये पूरा ग्रुप था। सडनली वहां से इनमें जान आ गई। हमारे गवर्नमेंट ने भी काफी अनाउंसमेंट्स किया और ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की काफी पुश है इस ओवरऑल ग्रुप के ऊपर। तो लाजमी था कि कभी ना कभी रैली होनी थी, और रैली हुआ भी, बहुत अच्छी रैली हुई। लेकिन देखिए, पीएसयूज में क्या है कि अल्टीमेटली आप एक सरकारी कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हो, और मैं सरकार पे कभी भरोसा नहीं करता हूं। किसी भी तरह के सरकार के ऊपर मैं
ऐसा है कि सरकार की टैक्सेशन मेरे लिए अच्छी होगी या सरकार की नीतियां अच्छी होंगी, सरकार की कंपनियां अच्छी होगी, मैं मानता नहीं हूं। मेरा मेरा मानना है कि मैं फ्री मार्केट्स में बिलीव करता हूं, जहां सरकार का कम से कम नियंत्रण हो। मैं उन सब चीजों में ज्यादा भरोसा रखता हूं, ज्यादा की बनस्पत की जहां सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल या नियंत्रण हो। पीएसयूज में सरकार का बहुत बड़ा नियंत्रण है। वो डिसाइड करते हैं कितना डिविडेंड, वो डिसाइड करते हैं कितनी कैपेक्स, वो डिसाइड करते हैं कि क्या कौन सा सीईओ बनेगा, वो डिसाइड करेंगे कौन बोर्ड मेंबर्स बनेंगे। मुझे उस तरह के समीकरण को पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वहां कोई फ्री मार्केट एट विल नहीं है। शेयर होल्डर्स के वोट का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज सरकार ही इतना बड़ा शेयर होल्डर है और उनकी नीतियां, सरकार की नीतियां खुद के लिए बनी है, नॉट दैट कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करे। तो अच्छा किया उन्होंने, शायद अभी और अच्छा करे, बट मेरे लिए वो एक नो गो एरिया है। मार्केट्स में मैं ये मानता हूं कि आपको ये चुनना है, आपके पास चॉइस बहुत है, बुफे टेबल बहुत बड़ा है, आपको कौन से खाने हैं आप डिसाइड कर लो। हम्म। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो डेजर्ट वाला जो है, जो कई बार अच्छा लगता है खाने में लेकिन काफी हानिकारक होता है, मैं डेजर्ट ट्रॉली की तरफ नहीं जाऊंगा। बात खत्म हो गई। राइट सर। सर, अगर हम आईपीओ बाजार की बात करें तो संवत 2080 वाज क्वाइट गुड फॉर आईपीओ मार्केट, और अभी भी बहुत सारे आईपीओज लाइन में है। स्विगी का आईपीओ अगले फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च हो रहा है। सो ये आईपीओ मार्केट को आप कैसा देखते हैं? आपको लगता है कि थोड़ा थमना चाहिए बिकॉज द मार्केट्स आर नॉट डूइंग दैट वेल, या फिर आपको लगता है दिस यूफोरिया इज स्टिल टू गो ऑन? नहीं, मार्केट का ऐसा है कि जो आईपीओस की हैं वो एक सेकेंडरी मार्केट को रिफ्लेक्ट करती हैं। सेकेंडरी मार्केट में अगर कूलिंग ऑफ होगा तो विद अ लैग, नॉट इमीडिएट, ये वन टू वन इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मार्केट मंदा रहा और अदर लेट्स से ग्रोथ में नहीं रहा, तो 2-3 महीने के बाद आपको आईपीओ पाइपलाइन बहुत ही पुअर नजर आएगा। लोग अपने आईपीओस को विड्रॉ कर रहे होंगे, लोग स्थगित कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे मार्केट अभी सपोर्टिव नहीं है। मैंने पहले भी ये पिक्चर मैंने देखा है कई बार। तो शायद ये हो सकता है जी। विद अ लैग हम सेम पिक्चर वापस आ जाए थिएटर्स में दिखाने के लिए कि लोग अपने आईपीओस को विड्रॉ कर रहे हैं या वैल्यूएशन जहां तक उम्मीद कर रहे थे उससे फार लोअर पे आ रहे हैं। तो वो दिन आएगा अगर 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 सेकेंडरी मार्केट मंदा रहा तो। सर, तो संवत 2081 में करना क्या है? विच आर द सेक्टर्स दैट लुक प्रॉमिसिंग टू यू नाउ? मैं सेक्टोरल अप्रोच नहीं रखता हूं। मैं मेरा मेरा अप्रोच हमेशा है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स। मेरा कोई सेक्टर फेवरेट नहीं है, बिकॉज सेक्टर्स में जैसे आपने कहा पीएसयू अच्छा कर रहे थे फिर मंदा हो गए। मैं उतनी जो ज्वार भाटा है एक सेक्टर की, मैं उस पर एक्सपोजर बहुत लेता हूं लेकिन बहुत कम लेता हूं। मेरा 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 मंत्र है इन्वेस्टिंग का डाइवर्सिफिकेशन। और उस डाइवर्सिफिकेशन में यह होता है कि कोई चीजें बहुत अच्छा करती है पोर्टफोलियो में, कोई चीजें बहुत अच्छा नहीं करती हैं, लॉसेस होते हैं मार्केट में। प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जो लॉस होते हैं मैं उनको बहुत सीमित रखता हूं। 25-30% लॉस के ऊपर मैं टॉलरेट नहीं करता हूं। मैं ब्रूटली रूथलेसली निकल जाता हूं। एंड जो चीजें अच्छी कर रही हैं उन्हीं में वापस इन्वेस्टिंग को मैं वहां से निकल के लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में जाता हूं, जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है। मैं उल्टा नहीं करता हूं कि प्रॉफिटेबल पोजीशंस को बेच के लॉस मेकिंग पोजीशंस को ऐड करता हूं। तो उन्हीं प्लेयर्स पे मेरा बेट रहता है जो प्लेयर अच्छा रन बना रहे हो। जो प्लेयर फेल कर रहे हो मैं उन पर बेट नहीं लेता हूं। तो ये मेरा मेथड है। ये मेथड मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, इस मंदी में बहुत अच्छा काम किया है। ये जो मार्केट में अभी जो मार्केट घटा है 7-8-10%, वहां पर मेरा पोर्टफोलियो आई थिंक अराउंड 5% अप है एज ऑफ राइट नाउ, इस दौरान। तो मैं कहता हूं अगर मेथड ठीक काम कर रहा हूं तो अब इस उम्र में मैं बहुत ज्यादा न्यू चीजें नहीं समझना चाहता हूं, पुरानी चीज बढ़िया चल रही है। जी। तो एलोकेशन कैसे करेंगे? हाउ मच इन लार्ज कैप, हाउ मच इन स्मॉल कैप, हाउ मच इन मिड कैप, एंड हाउ मच इन नो, गोल्ड? आई एम अ बिकॉज प्योर। गोल्ड इज हाई। हाँ, मैं आता हूँ, गोल्ड पे भी आता हूँ। पहले मिड और स्मॉल और लार्ज। मैं लार्ज में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरा मानना है कि वो सिर्फ जो संस्थाएं हैं वही करेंगी, उनके लिए ही वो चीजें बनी है, हमारे लिए नहीं बनी जो आप इंडिविजुअली अपने पर्सनल वेल्थ को मैनेज करते हो। बिकॉज बड़ा पैसा वहां नहीं बनेगा। वहां मॉडरेट नॉर्मलाइज रिटर्न 14-15% बन जाए, बट मैं मार्केट 15% रिटर्न कमाने के लिए नहीं आता हूँ। मुझे मार्केट में अगर 50% रिटर्न नजर नहीं आए तो उससे अच्छा मैं फिक्स इनकम में जाके बैठ जाऊं। तो मेरे लिए मिड एंड स्मॉल, इनफैक्ट स्मॉल एंड सुपर स्मॉल ही जो क्षेत्र है मैं वहीं खेलता हूं।
एंड वो क्षेत्र में हाई रिस्क है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कई शेयरों में बहुत मुश्किल से आपको एग्जिट मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, छोटे निवेशक सोचते हैं कि सारे शेयरों में आप पैसा बना लोगे, वैसा नहीं होता है। ये गेम अल्टीमेटली एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये संभावनाओं का गेम है। तो संभावना ये है कि कई शेयरों में आपका लॉस होगा ही होगा। मेरे पोर्टफोलियो में देखता हूं तो 20 से 30% ऐसे शेयर होंगे जिनमें मेरी लॉस 25-30% के आसपास जाएगी। मैं मान के चलता हूं, मैं रोता नहीं, धोता नहीं, ब्लेम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। एक गेम है जहां 50-60% आपको सही मिल जाए तो आप भगवान हो। तो देयरफॉर मिड एंड स्मॉल में रिस्क हाई है, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल इज आल्सो मैसिव। मैं वहीं खेलता हूं। तो मेरी पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, गोल्ड जो बात है, मैं गोल्ड पे बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है अगले 2-5 Okay. साल की इस पे लंबी तेजी है इसमें। तो इंडियंस के पास गोल्ड ही गोल्ड है। तो इंडिया इज अ कंट्री विच इज ब्लेस्ड विथ नॉट ओन गोल्ड, वी परचेज गोल्ड फ्रॉम ओवरसीज, बट जो भी है हमारे लिए एक अच्छा एसेट क्लास है। एंड गोल्ड में निवेशक को बिल्कुल बने रहना चाहिए, रादर इंक्रीज करना चाहिए अपनी एलोकेशन। Mhm. सर, इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अभी भी यही माना जा रहा है कि अगले साल में भी, इस साल में भी और अगले साल में भी इट विल रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन। बट जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, लाइक योर urban consumption falling, your government capex not first half में उतना हुआ भी नहीं, private still picking up। तो ऐसे में कुछ key factors या फिर क्या होना चाहिए कि इंडिया को अपनी ग्रोथ मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बिकॉज FIIs का एक्सोडस ये भी माना जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव है, वो भी एक कारण माना जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे देश को जो हम अपनी ग्रोथ बरकरार रख पाए? सबसे पहले चुनावों में अच्छी तरह वोट करना चाहिए। और से ज्यादा हम एक आम नागरिक और क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो ऐसा नहीं है कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर बुलाएंगे, प्रधानमंत्री बुलाएंगे और हमारे सुझाव लेंगे। वो अपने हिसाब से काम करेंगे, वेदर यू अग्री, डिसअग्री, लाइक इट, डोंट लाइक इट। उन्होंने टैक्सों के दर बढ़ा दिए। मैं इस पर आई थिंक आपके शो पर भी था जब बजट में जी बढ़ा था। और मैं इस पर बहुत जी। क्लियर हूं कि ये कोई बहुत अच्छा स्टेप नहीं था। और ये नतीजा सामने है कि इंडिया की जो मार्केट परफॉर्मेंस है, अगर डॉलर टर्म में देखे पोस्ट टैक्स, तो आप बहुत एवरेज पे आ गए, बहुत औसत दर पे है। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप इस तरह से राइट। देखें तो हमें FIIs के लिए अट्रैक्टिव मार्केट बनाना है, तो हमें जो ग्लोबल टैक्स रेट्स हैं कैपिटल गेन्स पे, जो कि नियर जीरो है सारे अच्छे बाजारों में, नियर जीरो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। मैं यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, 0% टैक्स देता हूं। सिंगापुर में करता हूं, 0% टैक्स देता हूं। ताइवान में करता हूं, 0% टैक्स देता हूं। यूरोप में 0% टैक्स देता हूं। सिर्फ इंडिया ही कुछ मार्केट्स हैं जिनमें की टैक्स लगता है। तो ग्लोबली लोगों के पास ऑप्शंस हैं। हम ये मान के एक अपने आप में हमारे अंदर अहंकार भर गया है देश, एक देश के हिसाब से, कि हमारे ऐसा कोई देश नहीं है। बहुत देश हैं, अच्छे बुरे सब, और जहां भी आप जाएंगे लोगों को अपना देश पसंद आता है। ऐसी कोई बात नहीं। आप जापानी तो बात करो, कभी हमारे पास ये टोयोटा है, आपके पास क्या है, सुजुकी है, मारुति, तो वो भी तो हमने दिया आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे अंदर कोई सुरखाब के पर लगे। हमें ग्लोबली कंपेटिटिव रहना है। हमारे टैक्स रेट्स बहुत ही अनकंपेटिटिव है। तो अगर अगर पॉलिसी मेकर्स मेरी बात सुने तो दे हैव टू रिड्यूस, दे मस्ट रिड्यूस द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स टू अंडर 10%, इफ नॉट डाउन टू 0%। ये करना ही चाहिए। सर, ब्याज दरों में कटौती कब की संभावनाएं आपको लगती है? विल RBI एक्ट इन दिसंबर? आई डोंट थिंक सो। ओके, सो इन्फ्लेशन इज स्टिल अ कंसर्न। It is a concern because the dollar is depreciating quite rapidly. I'm sorry, the rupee is depreciating quite rapidly. तो अगर उस हिसाब से आप देखें तो कोई केस नहीं बनता कि हम अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को कम करें। मेरा मानना है आज के इंटरेस्ट रेट बिल्कुल अनुकूल हैं। कंसिडरिंग इंडिया इज अ सेविंग पॉपुलेशन, वी नीड टू सेव। एंड सेविंग रेट को भी इंक्रीज करने के लिए आपको ब्याज के दरों को कुछ एक मॉडरेट लेवल पे रखना ही पड़ेगा। आप वो अमेरिकन स्टाइल 0%, 1%, 2%, 5%, 3% वहां पे नहीं जा सकते। बैंक में FD करना है, 7-8% मिलेगा, तब तो आप इन्फ्लेशन को मॉडरेटली बीट कर रहे हैं। तो उससे कम में तो आपका गुजारा ही नहीं है। और सारे लोगों को अगर आप बोलेंगे कि मैं कट करता हूं इंटरेस्ट रेट, आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालो, तो मैं मानता हूं कि बहुत पुअर पॉलिसी मेकिंग होगी। जो कि मैं नहीं मानता कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, कम से कम RBI में जो बैठे हैं, वो इस तरह की बात करेंगे। बहुत सेंसिबल लोग हैं। मेरे हिसाब से रेट कट का भी, मेरे हिसाब से कोई कोई गुंजाइश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। राइट।
सर 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चंस है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये है कि आपकी चुनिंदा किताब कौन सी है जो आप रिकमेंड करेंगे न्यू जनरेशन को पढ़ने के लिए फॉर गेटिंग इनटू गेट टू नोइंग हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स? 3-4 किताबें हैं। एक तो आप पढ़ लीजिए डेनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। दूसरी किताब है द हेलो इफेक्ट। ये दोनों किताबों को आप पढ़ लें। बाकी आप नॉर्मल फाइनेंस की किताबें पढ़ लें, रेशियो एनालिसिस पढ़ लें, वो सिंपल होती हैं, वो आप एक वीकेंड में पढ़ सकते हैं। लेकिन फाउंडेशनल नॉलेज के लिए 2 किताब, हेलो इफेक्ट एंड डेनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बिल्कुल पढ़ें। एक स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है, वो गिरता भी है तो आप उसको खरीदते ही रहते हैं। वन स्टॉक दैट यू लव द मोस्ट। टेस्ला। ओके जी। बुल मार्केट या बेयर मार्केट, व्हाट डू यू एंजॉय नेविगेटिंग मोर? देखिए, मैंने बेयर मार्केट में बहुत पैसे बनाए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सन 2000 के 2008 के ज्यादा आते नहीं है, 7-8 साल में एक बार आते हैं, लेकिन मैं उनको कम से कम दूर से पकड़ लेता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं पैसे मैंने ज्यादा बनाया बुल मार्केट में। रीजन ये है, बेयर मार्केट को पकड़ना जरूरी इसलिए क्योंकि जो बुल मार्केट के प्रॉफिट होते हैं वो 5 साल में बनते हैं और 5 महीने में चले जाते हैं बेयर मार्केट के। राइट। तो मैं बेयर मार्केट में पैसे इसलिए बनाता हूं कि मेरे जो बुल मार्केट के प्रॉफिट हैं उनके लॉस के सामने मैं इधर के प्रॉफिट को एडजस्ट कर लूं, जिससे कि मेरे पोर्टफोलियो में खास क्षति ना हो बेयर मार्केट में। तो एंजॉय मैं दोनों करता हूं। बेयर मार्केट थोड़ा ज्यादा एंजॉय करता हूं बिकॉज वो एक चैलेंज है, वो एक ट्रिकी पिच है जिस पर बैटिंग का मजा अलग है। बेयर मार्केट के 50 रन बुल मार्केट के 200 रन के बराबर है। तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है बिकॉज मेरी टेक्निक वहां ज्यादा तराशी जाती है, ज्यादा टेस्ट होती है। तो मैं क्रिकेटर के हिसाब से देखूं तो जो जो रन मैंने टफ टफ कंडीशन से बनाए उसका ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा महत्व है। राइट। एक आखिरी सवाल पूछूंगी। हमारी जो न्यू जनरेशन है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, उनके लिए पहली करेक्शन है, जो करेक्शन के बाद अभी मार्केट उन्हीं लेवल्स के आसपास है, क्योंकि हमने करेक्शन तो शार्प देखी बहुत बार, लेकिन बाउंस बैक भी अच्छा देखा, उसके बाद न्यू हाई भी देखा। सो व्हाट विल योर एडवाइस बी फॉर देम? बहुत सिंपल है मेरा। मैं एडवाइस क्या देने निकला हूं, बिकॉज एडवाइस देने के लोग पैसे लेते हैं। तो जो फ्री की चीज है वो यही है कि आप अपने लॉस मेकिंग पोजीशंस इस पीरियड में उनमें ऐड ना करें, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पोजीशंस में ऐड करें। बिकॉज अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो अगर 25 स्टॉक है तो उसमें से 5-10 स्टॉकों ने अच्छा भी किया इस पीरियड में, आप उन लॉस मेकिंग से निकल के प्रॉफिटेबल में आ जाए, बनिस्पत की उल्टा करें। बिकॉज एडवाइस होता है जो घटे हुए हैं उनमें ज्यादा पैसे डाल दो, ये कभी ना करें प्लीज। यही मेरा सुझाव है, सजेशन है, एडवाइस है, आप जो मर्जी कहें। जी शंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली सर। Happy Diwali to everybody watching the show. Thank you. थैंक यू सो मच सर।